ये बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हेडेक तो सबको होता है। आपको भी होता है, मेरे को भी होता है, बीवी से झगड़ा हो तब भी हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रेस हो तब भी हो जाता है। तो कौन सा हेडेक है जो सिंबलाइज करता है कि शायद ब्रेन ट्यूमर हो और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए? जो फैमिली हिस्ट्रीज हैं सर, जैसे किसी के पेरेंट्स को है, मदर को है या फादर को है या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को था, तो उनमें उनको किस तरह के स्पेशल प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस तरह से रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए, या कोई ऐसा उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है? 8 जून एक न्यूरोसर्जन्स के लिए बहुत ही अहम दिन है। ये वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है और हम न्यूरोसर्जन्स ब्रेन ट्यूमर्स हमारा मेन काम होता है। मैं डॉक्टर वीपी सिंह हूँ। मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज का मैं चेयरमैन और चीफ न्यूरोसर्जन हूँ। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर अंशुल सहगल। ये सद्भावना हॉस्पिटल फतेहाबाद से हैं और आज इस वार्तालाप में हम आपको कुछ जानकारी देंगे ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में। डॉक्टर अंशुल। थैंक यू सर। जैसे कि सर ने हमें बताया कि 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है, और ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी बीमारी है जिसके पेशेंट्स का नंबर बढ़ता ही जा रहा है। और मैं डॉक्टर अंशुल सहगल, एक जनरल फिजिशियन सद्भावना हॉस्पिटल फतेहाबाद से, आज सर के साथ इस विषय पे चर्चा करने के लिए मेदांता में यहाँ पे पॉडकास्ट में हम इकट्ठा हुए हैं। तो हम सर जैसे इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, एक सर ने बताया कि हमारा जो ब्रेन ट्यूमर है वो सर के इम्पोर्टेंट वर्क्स में से आता है, तो उस बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो सर, जैसे हम फिजिशियन हैं, हमारी ओपीडी में पेशेंट्स हेडेक के साथ आते हैं। काफ़ी पेशेंट्स हैं, हेडेक बहुत कॉमन सिम्टम है। तो हमें और पेशेंट्स को, दोनों को, कब एक हेडेक के सिम्टम को बहुत सीरियसली लेना चाहिए या इसको वार्निंग साइन के तौर पे लेना चाहिए? ये बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हेडेक तो सबको होता है। आपको भी होता है, मेरे को भी होता है, बीवी से झगड़ा हो तब भी हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रेस हो तब भी हो जाता है। तो कौन सा हेडेक है जो सिंबलाइज करता है कि शायद ब्रेन ट्यूमर हो और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए? तो जो ब्रेन ट्यूमर का हेडेक होता है, धीरे धीरे शुरू होता है। थोड़ी देर के लिए हुआ, फिर ठीक हो गया, और जैसे हफ्ते महीने पास करते हैं तो हेडेक बढ़ता जाता है और इंटेंसिटी में तेज़ हो जाता है और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होना शुरू हो जाता है। और एक स्टेज ऐसी आती है कि जब हेडेक कंटिन्यूस हो जाता है। तो ये ऐसा हेडेक जो टाइम के साथ कुछ हफ्तों में, महीनों में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और तेज़ होता जा रहा है, ये हेडेक डिफरेंट है रूटीन के हेडेक से जो हमें आए दिन होता है। सेकेंड चीज़, हेडेक के साथ कुछ और सिम्टम्स हों तो फिर उसमें ब्रेन ट्यूमर का सस्पेशन होता है। इसमें सबसे ज़रूरी है दौरे होना, मिर्गी के, एपिलेप्सी। अब एपिलेप्सी अगेन बहुत कॉमन बीमारी है, पर ये कॉम्बिनेशन ऑफ हेडेक और एपिलेप्सी जो कंट्रोल में नहीं होती आसान से, बार बार होती है, वो पॉइंट करता है कि ब्रेन के अंदर शायद कोई मेजर खराबी हो सकती है। तीसरी चीज़ है कि हेडेक के साथ आपकी रोशनी कम हो जाना, रोशनी धीरे धीरे कम होते जाना या साइड का विजन चले जाना। तो ऐसी सिचुएशन में आप मतलब चश्मा लगाते हैं पर थोड़ी देर बाद नंबर फिर से चेंज हो जाता है, तो रिपीटेड चेंज ऑफ लेंस वो भी इंडिकेट करता है कि ब्रेन में कोई एक्टिव प्रतिक्रिया है। जो हेडेक ब्रेन ट्यूमर का होता है, वो उसकी एक अहमियत है कि वो सुबह जल्दी होता है, अर्ली मॉर्निंग में होता है। ज़्यादातर जो स्ट्रेस हेडेक्स होते हैं जब दिन शाम होती है, जैसे स्ट्रेसेस बढ़ती हैं तब होता है। जब आप उठते हैं सुबह तो हेडेक नहीं होता आपको। जो ब्रेन ट्यूमर का हेडेक होता है ये अर्ली मॉर्निंग होता है, जैसे ही नींद खुलती है उससे हेडेक होता है, और उसके साथ साथ वॉमिटिंग होने के चांसेस होते हैं, और जब वॉमिटिंग हो जाती है हेडेक में रिलीफ मिलता है।
इसके अलावा हेडेक के साथ यदि कोई बिहेवियरल चेंज आ रहा है, कोई आदमी जो नॉर्मली हंसता खेलता होता है वो एकदम से चुप हो जाता है टाइम के साथ, तो उसमें भी शक होता है कि ब्रेन ट्यूमर हो। लास्टली, हेडेक के साथ कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो, किसी हाथ पैर में वीकनेस हो, सुनपन हो, चलने में चाल में फर्क आ जाए या संतुलन नहीं रहे बॉडी में, तो साथ में कोई भी ऐसा सिम्टम आ जाए तब तो ज़रूरी हेडेक को सीरियसली लेना चाहिए और उसकी आगे जांच होनी चाहिए। हेडेक के इस तरह के सिम्टम्स के साथ जैसे पेशेंट फिजिशियन के पास प्रेजेंट करते हैं, तो हमें इन्वेस्टिगेशंस के तौर पर किस दिशा में चलना चाहिए? तो जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है ब्रेन ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए वो है एमआरआई स्कैन। पर एमआरआई स्कैन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो यदि सस्पिशन ज़्यादा हाई नहीं है तो सीटी स्कैन से भी काम चल जाता है। और आजकल तो सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन हर एक छोटे शहर में भी अवेलेबल है। तो यदि शक हो तो उसको शक को दूर करना ज़रूरी है और उसको एक सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन के साथ जांच की जा सकती है। कोई ट्यूमर निकलता है तब उसमें और तरह तरह के सीक्वेंसेस होते हैं एमआरआई में, कंट्रास्ट के साथ, स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग, जिससे हम और उस ट्यूमर के बारे में जानकारी जान लेते हैं और उसको कैसे इलाज करना है वो उसका हमें मदद मिलती है। सर, जो अगर जैसे डायग्नोज होने के बाद किस तरह के इलाज के जो भी तरीके हैं उपलब्ध हैं, क्या सिर्फ सर्जरी ही एक ऐसा ऑप्शन है ब्रेन ट्यूमर के लिए या कुछ और टेक्निक से भी इसका इलाज संभव है? तो ज़्यादातर ब्रेन ट्यूमर्स के लिए सर्जरी ही करनी पड़ती है, चाहे वो कैंसरस हो चाहे नॉन कैंसरस हो। पर आजकल आधुनिक कुछ टेक्निक्स आई हैं रेडियो सर्जरी की, जिसमें हाई एंड मशीन्स होती हैं जिसमें बहुत फोकस रेडिएशन दी जाती है, जैसे साइबर नाइफ हो गया, गामा नाइफ हो गया। तो कुछ सेलेक्टेड ट्यूमर्स में, हर एक ट्यूमर में ये कामयाब नहीं है और ज़्यादातर बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, अकूस्टिक शॉनोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा, मेनिंजियोमास, जिसमें ये कामयाब है। पर इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ट्यूमर छोटा होना चाहिए और मरीज़ को ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये फोकस रेस जब हम पास करते हैं बिना ऑपरेशन किए तो उससे ट्यूमर की ग्रोथ रुक जाती है। और यदि पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत नहीं है और वैसे चलता फिरता है पर जल्दी डायग्नोज हो गया है ट्यूमर, तो फिर हम उससे ट्रीट कर सकते हैं। मेडिसिन से यूजुअली इन ट्यूमर्स का कोई इलाज नहीं होता, एक्सेप्ट एक कोई पिट्यूटरी ट्यूमर होता है जो प्रोलैक्टिन सिक्रीटिंग होता है और उसमें यदि वो हो तो वो हार्मोन्स के द्वारा टेस्ट करते हैं और यदि प्रोलैक्टिन लेवल्स बहुत हाई हैं तब हम उसके पास हमारे पास मेडिसिन हैं जिससे ट्यूमर कंट्रोल में आ जाता है और पेशेंट इम्प्रूव कर सकता है। पर ज़्यादातर केसेस में सर्जरी इज़ द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। जो ब्रेन ट्यूमर की सर्जरीज हैं सर, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन और रिकवरी, कितने दिन की हॉस्पिटलाइजेशन है, रिकवरी कैसे है, पोस्ट ऑप पीरियड, इसके बारे में सर कोई जानकारी? ये सब निर्भर करता है कि पेशेंट का ट्यूमर कितना बड़ा है, लोकेशन कितनी सेंसिटिव लोकेशन पे है और पेशेंट की इनिशियल कंडीशन कैसी है। यदि तो पेशेंट चलता फिरता है, चाहे थोड़ी सी वीकनेस हो तो, और पेशेंट की होश हवास अच्छे हैं, तब हम यूजुअली इनका वर्कअप करते हैं ओपीडी में, एक दिन भर्ती करते हैं, अगले दिन ऑपरेट करते हैं और ज़्यादातर केसेस 3-4 दिन के अंदर छुट्टी कर सकते हैं। पर यदि मरीज़ की हालत पहले से ही खस्ता है, पूरी होश में नहीं है या बहुत सिवियर अंग कोई कमज़ोर है, तब फिर टाइम ज़्यादा लग सकता है। और जैसे काफ़ी ट्यूमर्स में देखा जाता है कि रिकरेंस रेट, तो जो भी पेशेंट्स ट्रीटमेंट कराते हैं, जो भी पेशेंट किसी भी तरह से किसी भी सेटअप में, कॉरपोरेट सेटअप में या गवर्नमेंट सेटअप में अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, सर्जरी कराते हैं, तो उनका सबसे प्रमुख प्रश्न यही होता है कि रिकरेंस के बारे में, कि सर मुझे ये दिक्कत दोबारा तो नहीं होगी। तो उसके बारे में हम कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं सर्जरी से पहले भी?
देखिए, कई तो ट्यूमर ऐसे होते हैं जिसमें एमआरआई की पिक्चर बहुत ही क्लासिकल होती है। ज़्यादातर बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जिसमें हम पहले से ही प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई ये तो मेनिंजियोमा है या पिट्यूटरी एडिनोमा है, नॉन कैंसरस ट्यूमर है, अच्छे से इसको निकाल देंगे तो दोबारा होने के चांसेस ना के बराबर हैं। रेगुलर फॉलोअप हमको फिर भी करना पड़ता है कि कहीं रेकरेंस हो तो हम जल्दी पकड़ में आ जाए, क्योंकि यदि जल्दी पकड़ में आ जाएगा तो हमारे पास रेडियो सर्जरी जो हमने बताया वो टेक्निक्स हैं जिसमें हम बिना ऑपरेशन के उनको ट्रीट कर सकते हैं। जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उसमें हर एक केस में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस ग्रेड की मेलिग्नेंसी है। तो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स ब्रेन के एक टाइप के नहीं, कई टाइप के होते हैं। ज़्यादातर केसेस तो होते हैं जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, पर कुछ होते हैं कि कैंसर कहीं और है बॉडी में और वो फैल के ब्रेन में गया है। यदि प्राइमरी कैंसर भी है ट्यूमर ब्रेन का तो उसमें 1, 2, 3, 4 ग्रेड्स होते हैं जिसके ऊपर निर्भर होता है कि भाई दोबारा रेकरेंस होने के चांसेस हैं कि नहीं। तो वो तो जब बायोप्सी आती है 5-6 दिन में तभी हम उसमें कह सकते हैं कि भाई इसमें ट्यूमर किस टाइप का है और आगे और कोई थेरेपी चाहिए नहीं चाहिए और रेकरेंस के चांसेस क्या है। सर, जो आधुनिक जीवन शैली है, जो लाइफ स्टाइल में चेंजेस हुए हैं, हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं और कुछ सब्सटेंस अब्यूसेस जिस तरह से एडिक्टिव सब्सटेंसेस का यूज़ जैसे बढ़ रहा है, तो उन सब फैक्टर्स का ब्रेन ट्यूमर के इंसिडेंसेस में क्या योगदान है सर, कितना कंट्रीब्यूशन? अब ये ऐसा सवाल है जो हर मरीज के रिश्तेदार पूछते हैं कि इनको चोट लगी थी, कहीं चोट से तो नहीं हो गया ट्यूमर, या इनको स्ट्रेस बहुत लेते हैं, टेंशन बहुत लेते हैं। तो लकीली ऐसा कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है जिसके कारण ट्यूमर होते हैं। ज़्यादातर ट्यूमर तो ऐसे हैं जो ऊपर वाले ने दे दिया जिसको तो हो गया, तो ना उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं आप ना उसको रोक सकते हैं। तो ये तो इसमें ज़्यादातर केसेस में प्रेडिक्शन इसका इन फैक्टर्स का, लाइफस्टाइल फैक्टर्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर यदि जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं उसमें एसोसिएटेड बीमारियां जो होती हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, इन सब का मायने रखता है ट्रीटमेंट में, एनेस्थीसिया में और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। पर कॉज ऑफ ब्रेन ट्यूमर इनके कारण नहीं। और रिकरेंस में भी इनका कोई रोल नहीं? रेकरेंस में भी इसका रोल नहीं है। वो तो आपने क्या ट्रीटमेंट की है, कितनी अच्छा ट्रीटमेंट की है। सबसे ज़रूरी होता है कि सर्जरी अच्छे से हो, उसको ट्यूमर को पूरा निकाला जाए। पर कैंसरस ट्यूमर जो होते हैं उसके बावजूद भी हो सकते हैं वापस। पर हमारा एम होता है कि जितना मैक्सिमम टाइम हम दे सकें पेशेंट को और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकें। नॉन कैंसरस ट्यूमर्स में पूरा ट्यूमर निकल जाए, ज़्यादातर पेशेंट का अच्छा रिकवरी होती है और रेकरेंस के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो फैमिली हिस्ट्रीज हैं सर, जैसे किसी के पेरेंट्स को है, मदर को है या फादर को है या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को था, तो उनमें उनको किस तरह के स्पेशल प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस तरह से रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए, या कोई ऐसा उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है? ब्रेन ट्यूमर्स यूजुअली फैमिलीज में रन नहीं करते, एक्सेप्ट एक कंडीशन होती है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, जिसमें बॉडी में स्पॉट्स होते हैं, मल्टीपल छोटे छोटे ट्यूमर्स होते हैं। तो उस कंडीशन में फैमिली में रन करते हैं, बट वो बहुत रेयर होते हैं और उनमें हम प्रिकॉशन कुछ नहीं ले सकते। यदि उनके जीन्स में खराबी है तो जीन्स तो बदल नहीं सकते, पर उसमें सर्वेलेंस और अर्ली डायग्नोसिस पे हम स्ट्रेस देते हैं। आपने सर बहुत सारे केसेस जो हैं ब्रेन ट्यूमर के ट्रीट किए हैं, तो इनकी जो पोस्ट सर्जरी, पोस्ट ट्रीटमेंट जो लाइफ है, उसके बारे में सर क्या आप एडवाइस देंगे या उस बारे में क्या बताना चाहेंगे? तो पोस्ट ऑपरेटिव जो है इसमें ध्यान रखना पड़ता है। न्यूरो इंटेंसिव केयर में हम रखते हैं इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी। और यदि कोई हाथ पैर में कमज़ोरी पहले से है या ऑपरेशन के बाद आई है या स्पीच में प्रॉब्लम है, तो आजकल हमारे पास मॉडर्न रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स हैं और मैदानता में भी हमारे पास कोई रोबोटिक रिहैबिलिटेशन मशीनें हैं जिससे हम रिकवरी उसमें और बेटर कर सकते हैं। तो
सर जो ब्रेन ट्यूमर के बारे में जितने ट्रीटमेंट ऑप्शंस वर्ल्ड में अवेलेबल हैं, क्या सभी मेदांता में अवेलेबल हैं? हमारे पास आजकल की डेट में सब जो भी अवेलेबल बेस्ट सेंटर्स में हैं वो हमारे पास है। इसमें कई नई टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। उसमें न्यूरो नेविगेशन है, जैसे गाड़ी का जीपीएस होता है, आपको पता है किसी भी समय आप कहाँ पर हैं। तो इसी तरह से हमारे पास ये यंत्र है जो हम ऑपरेशन थिएटर में यूज़ करते हैं। हमको पता होता है कि उस यंत्र के द्वारा कि ट्यूमर बिल्कुल यहाँ पर है, तो उतना ही एरिया ओपन करके हम उसको ट्यूमर को निकालते हैं। हमें हर टाइम पता रहता है कि हमारा टिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ पर इम्पॉर्टेंट एरिया है, कोई ब्लड वेसल है जो अवॉइड करनी है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग है। उससे हम जैसे ब्रेन को देख के ये नहीं पता चलता कि ये या इससे स्पीच का कंट्रोल है या हाथ का कंट्रोल है या पैर का कंट्रोल है। इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग से हम उसको एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और टेक्निक है अवेक क्रेनियोटमी की। जैसे कई पेशेंट का ट्यूमर वहीं पर ही है जहां उसका हाथ पैर का कंट्रोल है, और पेशेंट यदि कोऑपरेटिव हो तो हम बिना एनेस्थीसिया के लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। उसका कारण ये है कि ब्रेन के अंदर कोई पेन नहीं होता, जो पेन होता है सिर्फ स्किन में और बोन के अंदर होता है। तो वो हम एनेस्थीसिया दे के, लोकल एनेस्थीसिया दे के हड्डी को खोल देते हैं, और जब हम ब्रेन के ऊपर पहुंचते हैं, ट्यूमर निकालते हैं, तो हम पेशेंट से बात करते रहते हैं, उसके हाथ पैर का फंक्शन देखते रहते हैं। ऐसे ही एंडोस्कोपी आ गई है जिससे हम छोटे मिनिमली इन्वेजिव तरीके से कर सकते हैं। ट्यूमर इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, तो जो कैंसरस ट्यूमर होते हैं उसमें हम एक डाई इंजेक्ट करते हैं, पीते हैं, पेशेंट पीता है, तो माइक्रोस्कोप, स्पेशल माइक्रोस्कोप होती है जिससे ये डाई ट्यूमर में जाके पहुंच जाती है, और इम्यूनोफ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में हम वो चमकती है, तो हम देख पाते हैं कि हमने पूरा ट्यूमर निकाल दिया है। हमारे पास आजकल ऑपरेशन थिएटर में MRI है, तो ऑपरेशन करके जब पेशेंट अंडर एनेस्थीसिया ही होता है, हम उसी समय MRI करके उसको देख लेते हैं कि पूरा ट्यूमर निकला है कि नहीं निकला। तो ये आधुनिक टेक्निक्स आ गई हैं जिससे अब हम ट्यूमर को सेफली और पूरी तरह से निकालते हैं। सर जैसे हम तो एक कॉर्पोरेट सेटअप में हैं, तो पेरिफेरी में जो पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स के अटेंडेंट्स हैं और प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, उनके लिए आप मेदांता की तरफ से क्या और अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखो, पहले तो होता था कि भाई जब ट्यूमर का डायग्नोस हुआ पेशेंट को, तो लगता था कि भाई ऑलमोस्ट ख़त्म, कुछ आगे कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। पर यही मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आजकल बहुत तरक्की हो गई है, बहुत इम्प्रूवमेंट्स हैं, और मॉडर्न टेक्निक्स के साथ हम ट्यूमर को अच्छे से निकाल सकते हैं और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रख सकते हैं। तो डरिए नहीं, यही हमारा मैसेज है वर्ल्ड ट्यूमर डे में, जानकारी फैलाना कि भाई घबराइए नहीं, ब्रेन ट्यूमर है तो ज़्यादातर केसेस में ट्रीटेबल है और अच्छी लाइफ जी सके। तो ये हमारे को आज आप सभी ऑडियंसेस को डॉक्टर VP सिंह ने मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की तरफ से और सद्भावना हॉस्पिटल फतेहाबाद की तरफ से, जो हमने मिशन है हमारा कि हम ऑडियंस को, उनके पेशेंट्स, अटेंडेंट्स और प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स को जागरूक करें ताकि हम इस बीमारी का जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है उसको टाइमली करें और अपने पेशेंट्स को एक हेल्दी लाइफस्टाइल दें। तो मैं पूरी मेदांता टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी हॉस्पिटल की टीम से। थैंक यू। धन्यवाद।